Back with another update coming in of a targeted killing being reported from Udhampur. A targeted killing of a man who has been identified as Deepu, a resident of Udhampur, who has been killed by the terrorists. So details that are coming in of the pictures where exactly he used to work, and the terrorist who shot dead Deepu was said to be a resident of Udhampur who was working at a private circus fair at an amusement park and in Anantnag, and these are the pictures that have been coming from that same amusement park where he used to work. Pradeep, बताया जा रहा है कि ये अकेला कमाने वाला था अपने परिवार का and he was about to send money also to his family. क्या उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि G20 मीटिंग के बाद पहली ऐसी घटना सामने आई है? देखिए, इससे साफ पता चलता है कि G20 मीटिंग के बाद काफी बौखलाहट थी पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादियों में। काफी दर्दनाक कहानी है। मैं इस समय उन परिवार के सदस्यों के साथ हूं। आप देख सकते हैं कि इनकी आंसू थबाई हैं। ये जो था अकेला घर का कमाने वाला सदस्य था। कल शाम 8 बजे फोन करता है, फोन करके ये बताता है कि मैं 31 को मेरे को तनख्वाह मिलेगी, मैं आपको पैसे भेजूंगा। उसे मालूम है कि उसके घर की हालत क्या है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। हमने कल देखा कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती छाती पीट रही थी मौत के सौदागर यासीन मलिक के लिए। आप देखिए इसके घर की हालत देखिए। घर पे ना छत है, ये दीवार है, ये भी इतनी कच्ची है, तो हो सकता है कि इस बरसात में ये दीवार भी गिर जाए। आप देखिए इनकी हालत इतनी खराब है। लेकिन हमारे नेता जो हैं वो किन की पैरवी करेंगे? आतंकवादियों की पैरवी करेंगे। किन के बारे में बोलेंगे? पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे। किन के लिए छाती पीटेंगे? यासीन मलिक के लिए पीटेंगे। क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा, इनके परिवार के बारे में सोचा? ये मुझे बताएंगे कि ये कब पता चला आपको? कल बात हुई थी कल आपकी उनसे? हाँ सर, कल बात हुई थी हमारी 8:30 बजे। क्या बोला था उन्होंने? बस उन्हें बोला था मैं ठीक हूँ, मैं पैसे भेज दूंगा 1 तारीख को। वही अकेले कमाने वाले थे? हाँ, वही अकेला कमाने वाला था। मेरी आंखें खराब है, मेरे को दिखता नहीं। पापा है, वो कमा नहीं सकते हैं, बीमार हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन आतंकवादियों को जो ये हरकतें करते हैं, और उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, दीपू का क्या कसूर था? क्या कसूर था उसका? और हमारा हिंदू होना क्या कोई बड़ा बड़ा गुनाह थोड़ी है? देखिए, जब कभी भी हम किसी भी परिवार के सदस्य से मिले और टारगेटेड किलिंग के बाद हर एक का एक ही सवाल रहता है। एक सवाल ये कि क्या हिंदू होना गुनाह है, और दूसरा क्या कसूर था दीपू का? कौन सी आजादी है, कौन सा जिहाद है, कौन सी आइडियोलॉजी है इन निहत्ते गरीबों को मारना, जो 4 पैसे कमाकर अपना घर बार चला रहा था, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। मैं आपको उनके पिताजी दिखाता हूं। देखिए, आप उनके पिता की तरफ एक बार देखिए। उनकी अगर आप शक्ल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये शख्स पूरी तरह से सुन नहीं सकता, लाठी के सहारे से चलता है। इन्हें अभी तक पता नहीं, बताया नहीं गया है कि क्या हुआ है। बस इनको सिर्फ मालूम है कि दीपू के साथ हादसा हुआ है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन्हें कुछ नहीं पता। मतलब कि ये बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं, अभी भी ये शौक में हैं, और हालत जो है परिवार के सदस्यों की बहुत खराब है। आप देखिए, ये एक कमरा है जिसमें एक तरफ ये बकरियां रखते हैं और दूसरी तरफ ये खाना बनाते हैं। मतलब कि ये हालत है इनके घर की। इतनी गुर्बत है, और इन शख्स को मार देना, तो कोई सवाल पूछे किस किस्म का जिहाद आप लड़ रहे हैं? पाकिस्तान से कोई पूछे कि किस किस्म की आजादी की बात करते हैं, कौन सी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? कोई महबूबा मुफ्ती से भी पूछे कि आप इन शख्स के लिए कब बोलेंगी, इन लोगों के लिए कब बोलेंगी? हमने देखा कि जो मौत का खेल 90 के दशक में शुरू हुआ, वो आज भी खेला जा रहा है। वही खून की होली यहां आज भी खेली जा रही है। निहत्तों को मारा जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से 5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था 90 के दशक में, और आज भी आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है। G20 की सफलता शायद उनको रास्ते ही आई है। आप देखिए, इस महिला को देखिए, ये इस छोटे बच्चे को देखिए। ये भतीजा उनका, ये इंतजार कर रहा था कि 31 को तनख्वाह आएगी तो शायद इनके लिए भी कोई नए कपड़े ला सकेंगे। लेकिन आप देखिए, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, ना भाई के ना भाभी के। और अगर आप बात करें दीपू की, हाल ही में उनकी शादी हुई थी, और बताया जाता है कि उनकी जो बेगम है वो इस समय फैमिली वे में है। देखिए आप किस तरीके से परिवार टूटते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से आतंकवाद की वो गोलियां परिवार को तहस नहस करके रख देती हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर देती हैं, परिवार को खत्म कर देती हैं। अब इनका कौन सहारा बनेगा?
कौन इनकी देखरेख करेगा? इस बूढ़े बाप को कौन देखेगा? इस भाई को कौन देखेगा जो उसी के सहारे जिनका घर बार चलता था? लेकिन महबूबा मुफ्ती और नेता शायद ही इनके दर्द को समझ पाएंगे, इनकी पीड़ा को समझ पाएंगे, क्योंकि वो अपनी मसरूफ हैं, सियासत में मसरूफ हैं। उस सियासत की वजह से वो सिर्फ अपनी कुर्सी को देखते हैं, लेकिन लोगों को नहीं देखते। कहने को तो लोगों के रहनुमा हैं, आप देखिए, कहने को लोगों के रहनुमा हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए नहीं। एक छोटा बच्चा आप देखिए अपने चाचा के लिए आंसू बहा रहा है। ये देखिए, आप महिला देखिए, भाभी देखिए, जो सुबह से जब से हम आए हैं रो रहे हैं। लेकिन आप देखिए इनके घर की हालत देखिए, कोई इनके घर की हालत देखिए, घर पे छत नहीं है, ये घर की दीवार। मुझे लगता है कि इस बार बरसात में बारिश आएगी तो शायद ये भी टूट जाए। लेकिन इनका परिवार तहस नहस हो गया, लेकिन नेता खामोश है। Okay, tragic details coming in of the family that has been shattered by the death of the only working person. Pradeep, thank you for joining us with those details. He was taken to the hospital where he succumbed to his injuries.